नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी में। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो है छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक परीक्षा जो कि 2011-12 में आयोजित किया गया था, उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बनाया है। टोटल 20 क्वेश्चन का है पार्ट 1। ये भी 20 क्वेश्चन का होने वाला है दोस्तों। कुल 5 पार्ट में पूरा 100 क्वेश्चन को डील करूंगा दोस्तों, और आपको भी बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ये जो भी क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आया हुआ है, जो कि 2011-12 में सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ था। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, फेसबुक है। तो फेसबुक क्या है? एक किताब जो मानव चेहरों का वर्णन करती है, एक गोपनीय किताब, अपराधियों से संबंधित, सामाजिक वेबसाइट, व्यापार बढ़ोतरी के लिए वेबसाइट। तो ये हो जाएगा सामाजिक वेबसाइट। इसको बोलते हैं सोशल साइट दोस्तों। इंग्लिश में सोशल साइट भी बोलते हैं या सोशल मीडिया भी बोलते हैं, तो आप जो भी नाम से इसको समझिए। ठीक है। इसके संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। ओके। तो मार्क जकरबर्ग अभी मेटा के नाम से भी चलाया जा रहा है इसे, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वेबसाइट। ओके। देखिए, फेसबुक इंटरनेट पर स्थित निशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह फेसबुक इंक, इंक मतलब ऐसा लिखा जाता है फेसबुक और INC, ठीक है दोस्तों, नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। 2004 में प्रारंभ हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेसबुक का प्रारंभ कब हुआ। ध्यान दें कि 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों कंप्यूटर से आने वाला है। तो कंप्यूटर में फेसबुक भी है, शामिल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मार्क जकरबर्ग जो कि हार्वर्ड के स्टूडेंट भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री है? ये क्वेश्चन जो कि 2011-12 का है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। यूसुफ गिलानी उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आज यदि हम बात करते हैं तो नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के आगे बात करते हैं तो शहबाज शरीफ। तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो है शहबाज शरीफ। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय रेल मंत्री, तो उस समय जो था केंद्रीय रेल मंत्री की यदि हम बात करते हैं तो उस समय जो है मुकुल राय जो है केंद्रीय रेल मंत्री थे। वर्तमान में हम बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उस समय सही है, लेकिन आज की बात यदि करें तो अश्वनी वैष्णव, ध्यान रखेंगे, अश्नवी वैष्णव जो है केंद्रीय रेल मंत्री है। और केंद्रीय राज्य रेल मंत्री की जब हम बात करते हैं तो वो है दर्शन विक्रम जरदोस। ओके, दर्शन विक्रम जरदोस, लेकिन इसको याद मत रखेंगे, इसे याद रख लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। मेमोगेट स्कैंडल किस देश से संबंधित या संबंध रखता है? तो मेमोगेट जो है एक विवाद है जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक। और यदि हम बात करते हैं तो ये जो विवाद जो है 2011 से संबंधित भी है। ध्यान रखेंगे, मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, वहां पे नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किए थे, बोले थे कि मेमोगेट स्कैंडल के तहत मुझे भी सजा से बरी किया जाए या मुझे न्यूनतम सजा दिलाया जाए। कहानी है दोस्तों, लंबी कहानी है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का होता है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए अब बता दीजिए जल्दी से कि राष्ट्रीय एंथम के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, अब समझिए। तो इसके जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए, इस समय की यदि हम बात करते हैं गवर्नर जी का, तो इस समय जो गवर्नर थे वो है डी सुब्बा राव, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर हैं। ध्यान रख लेंगे, शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। 12 दिसंबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और इनका कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया भी गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समय की जब हम बात करते हैं तो मोंटेक सी आहलूवालिया जी थे। ओके, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग ऐसा कोई संस्था नहीं रहा।
केंद्र सरकार में जैसी 2014 में भाजपा आते हैं वैसी योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं और इसके जगह पे नीति आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मनमोहन सिंह चूंकि उस समय प्रधानमंत्री थे तो इसका उत्तर ये गलत हो जाएगा, मोंटेक्सी आहलूवालिया लेकर चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसको याद रखेंगे, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे क्या था उस समय, यदि हम बात करते हैं 2011-12 का, तो इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो है मनमोहन सिंह थे, इसलिए मनमोहन सिंह तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी, याद रखेंगे, बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। सुमन बेरी इनके क्या है, उपाध्यक्ष है। राजीव कुमार इससे पहले थे। सीओ की बात करता हूं तो इसके अमिताभ कांत सीओ थे, लेकिन वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इसी साल किया गया है। ठीक है, मई जून में। ओके, परमेश्वरन अय्यर को याद रख लेंगे, सुमन बेरी को याद रख लेंगे, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे। कब गठन हुआ, 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों यदि हम बात करते हैं तो स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और टोटल सदस्य 15। तो ध्यान रखेंगे स्थायी सदस्य कुल 5 है। कौन कौन से 5 सदस्य हैं, चलिए देखते हैं। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक जो हुआ था 1946 में हुआ था, जनवरी 17 को। ओके, मुख्य तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, इसका मुख्यालय को याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछा जाता है, न्यूयॉर्क है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य स्थायी होते हैं। कौन कौन से 5 स्थायी है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। तो ये 5 जो है स्थायी रूप से और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था जानकारी। सिर्फ आपको इतना नहीं पढ़ना है कि कितने स्थायी सदस्य होते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। इसका पहली बैठक कब हुआ, गठन कब हुआ, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है, ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ठीक है, बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं कभी सूर्य की तरफ करीब चले जाते हैं तो कभी उसे परे दूर चले जाते हैं। ये देखिए, ये सूर्य है, देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अभी सूर्य के करीब है। अब ये घूमते घूमते अगर यहाँ तक पहुंच गया तो अब क्या बोल रहे हैं, सूर्य से दूरी पे है। तो करीब कब आता है और दूर कब होता है? तो देखिए, वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है उपसौर कहलाता है। नजदीक है तो उपसौर, मतलब यहाँ पे जो स्थिति बनेगी उपसौर की स्थिति बनेगी और यहाँ पे जो बनता है वो है अपसौर का। ठीक है, सबसे दूर होता है जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है तो अपसौर पर होता है। तो यहाँ पे हो गया अपसौर। अब उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, यदि उपसौर की बात करते हैं तो उपसौर जो होता है 3 जनवरी को। ठीक है, कब? तो 3 जनवरी को। और अपसौर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 जुलाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त फैक्ट आपको जानने को मिला दोस्तों। तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए। ओके, ये भी ध्यान रख लीजिए दूरी, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 14.7 किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर ना। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 15.2 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। चलिए जानकारी समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यह 10वां नंबर का क्वेश्चन मेल करना है। ठीक है, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, साइक्रोमीटर, बैरोग्राफ, भूकंप, दबाव, हवा वेग, नमी। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो एनीमोमीटर जो होता है वो हवा का वेग को जांचने के लिए होता है। सिस्मोग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो ये भूकंप के लिए होता है। साइक्रोमीटर की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है वायुमंडलीय नमी के लिए। और बैरोग्राफ जो होता है दबाव के लिए। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव। ओके, तो देखिए ए का 3 कहाँ है? ए का 3 तो यहाँ पे है, 2 का 1 और 3 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन चिन्हित करता है? तो ये उत्तर भी आ गया है। चलिए पहले तो देख लेते हैं, ये है अर्थित समानांतर। ओके, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच ये जो है बॉर्डर है, दोनों को बांटने का कार्य करता है। आप ऐसे समझ जाइए। देखिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा जो है 38वीं समानांतर द्वारा चिन्हित है। ठीक है, अब इनको देने वाला कौन है? तो अमेरिका के कर्नल चार्ल्स बेनोस्टिल और डीन रस्क 10 अगस्त 1945 को कोरिया के आधिपत्य वाले दो क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना विकसित करने के लिए मुलाकात किया था और विभाजित भी किया था। तो किसके द्वारा विभाजित होता है? तो 38 समानांतर द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। अब देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बहुत ही सिंपल सर, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय जो है बिलासपुर में ही स्थित है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगला देखते हैं दोस्तों, गोमर्डा अभ्यारण्य की जिले में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, रायगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 135 191। देखिए, 135 192 कुछ समय पहले ये चलता था, लेकिन आज वर्तमान में जो सबसे ज्यादा सरकारी आंकड़ा में जो देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सरकारी आंकड़ा में देखने को मिलता है वो है 135 191, यानी कि 1,35,191। तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। ओके, पर अगर ये है तो इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस समय यदि हम बात करते हैं, जो सबसे करीबी उत्तर था वो है ऑप्शन नंबर बी, 135 194। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में बात करते हैं, वित्त विधेयक जो है राज्यपाल के, राज्य के राज्यपाल, और केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ये दो बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। देखिए अगला, इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक एवं सांविधिक नहीं है? मतलब संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, वित्त आयोग है। देखिए, संवैधानिक संस्था क्या कहलाता है दोस्तों? मतलब जिसका जो है संविधान के अनुच्छेद में जिक्र है, यानी कि संविधान जो है उसमें जिसका जिक्र है इसी अनुच्छेद के तहत, तो वो सारा संवैधानिक संस्था। यदि हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसे हम अनुच्छेद 280 में देखते हैं। ओके, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो इसे हम अनुच्छेद जो है 315 में देखते हैं। 315 से 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग। भाग की बात करते हैं दोस्तों तो भाग 14 है। ठीक है, चुनाव आयोग की वही बात करते हैं तो इसके बाद चुनाव आयोग आ जाता है, भाग 15। तो भाग 15 में चुनाव आयोग है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 324 ले लीजिए। तो 324 से 329 जो है चुनाव आयोग का क्या है? अनुच्छेद है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? संवैधानिक संस्था है, लेकिन योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ या देश का डैश राज्य बना? चलिए बताइए। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इसका तो उत्तर कम से कम आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए, प्लीज जरूर दीजिए। देखिए बता देता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। बताने वाला हूं मैं, ऑप्शन नंबर बी, 26वां राज्य। ओके, ध्यान रखेंगे। और सन 2000 में दो राज्य का और गठन हुआ था, एक तो है उत्तराखंड, और दूसरा बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, दूसरा कौन सा है? जल्दी जल्दी जल्दी। तो दूसरा जो है वो है झारखंड। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2012-13 द्वारा सर्विस टैक्स की दर 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 2012 से 2017। तो 2012 से 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है, तो दोस्तों तो यहीं तक था हमारा वीडियो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप बढ़िया से पढ़िए, 6 नवंबर को एग्जाम है, इसी तैयारी जोर शोर से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।